बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज 5 जुलाई है 1977। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह तरीन दिन है। ये स्याह तरीन दिन वो है जब पाकिस्तान से जमहूरियत का ख़ात्मा किया गया, पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार किया गया। एक डिक्टेटर जनरल ज़िया ने पाकिस्तान के साथ वो कुछ किया जो शायद कोई दुश्मन भी ना करता, और जो कुछ जनरल ज़िया ने 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के साथ किया, उसके घिनौने असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी पाकिस्तान को उस शख्स की वजह से संगीन खतरात लाहक हैं। आज भी पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस का सामना है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्शन की वजह से है जो 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया ने लिया। हम आज भी उस अंधेरे से नहीं निकल पाए हैं, बल्कि आज की हुकूमत के ताने बाने जो हैं वो भी उस डिक्टेटर की सोच से जुड़े हुए हैं। आज यूं तो हमें कोई डिक्टेटर हुक्मरान नज़र नहीं आता, लेकिन हमें एक कठपुतली हुक्मरान नज़र आता है जिसने आज पाकिस्तान का वही माहौल किया है जो उस वक्त 1977 के एक्शन के बाद हुआ, जहां सहाफ़ी, सियासतदान, एक्टिविस्ट को मारा गया, गिरफ्तार किया गया, कोड़े पब्लिकली मारे गए। आज भी अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आज भी बोलने पर पाबंदी है, इजहार ख्याल पर पाबंदी है। आप ट्वीट कर लें तो उसके बाद आपको लग पता जाता है कि कौन कौन आपके पीछे लगा हुआ है। आप अपनी बात नहीं कह सकते, बात को दिखा नहीं सकते, इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। अगर जायज़ रिपोर्टिंग करते हैं तो सहाफ़ी को भी खतरात लाहक हो जाते हैं। आज टीवी एंकर्स को कभी FIA बुलाती है हाज़िरी के लिए, और कभी उनको इदारे से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पब्लिकली इश्यूज़ पर बात की है। आज ख़वातीन जर्नलिस्ट को हिरासा किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो इस हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करती हैं, वो रोशनी डालती हैं उनकी नालायकी के ऊपर, उनकी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर, और फिर उनको किरदार कुशी का निशाना बनाया जाता है। मुझे अफसोस है कि ये हुकूमत ये समझती है कि इस तरह के हथकंडे, इस तरह की टैक्टिक्स से वो लोगों की ज़बान बंदी कर सकते हैं। इस पर यकीनन अफसोस है, लेकिन उनको किसी भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी ज़बानबंदी करें, पाकिस्तान का शहरी आज बाशऊर है। आज वो शहरी देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, आज इज्जत की ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान के अंदर कितना मुश्किल हो चुका है। आज एक बाप अपनी औलाद को डिसेंट एजुकेशन नहीं दे पा रहा, एक माँ अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा नहीं कर पा रही, इतनी महंगाई हो चुकी है। ये वो इमरान नियाजी है जो पाकिस्तान पर आज मुसल्लत किया गया है, जो कहता था कि जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो महंगाई बढ़ती है। आज की महंगाई का आलम यह है कि एक पाकिस्तानी शहरी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। आज इमरान अहमद नियाजी हमें बताए कि वो कौन सी करप्शन कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। और महंगाई न सिर्फ किसी आम चीज़ के ऊपर बढ़ी है, खाने पीने की अशिया की महंगाई, खाने पीने की चीज़ों पर जो महंगाई है वो बढ़ी है। आए रोज़ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हालिया बिजली के जो कीमत में जो इजाफा हुआ है वो काबिल मज़म्मत है। जिस तरीके से ये हुकूमत लोगों का खून चूस रही है, जिस तरीके से ये अवाम को दीवार से लगा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि इनको इनके तख्त से गिरा कर लोग पटक के नीचे फेंकेंगे। लेकिन इनके ऊपर इस वक्त कोई असर नहीं हो रहा अवाम की चीखों का, कोई असर नहीं हो रहा माँओं की बद्दुआओं का, कोई असर नहीं हो रहा उस बूढ़े बाप के रोने का जो
भीख मांगने पर मजबूर हो गया है, लेकिन ये कहते हैं कि सब अच्छा है, पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे हैं, तरक्की हो रही है। किस इलाके में तरक्की हो रही है, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। कौन सा घराना पाकिस्तान का फल फूल रहा है, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। और अफसोस तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान के ऐवान में, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये दावा करते हैं कि उन्हें कोई गरीब ढूंढ के निकाल के दे पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत दिखा दें। क्या वो लोगों की तकलीफों का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या वो लोगों के हालात के ऊपर हंस रहे हैं? क्योंकि उनका ये बयान यही जाहिर करता है, ये बेहिस हुकूमत है और ये बेहुसी का मुजाहरा रोज करती है। आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पाकिस्तान का भला नहीं होता, क्योंकि उन आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ अपोजिशन को गालियां देते हैं, बाजारू जबान इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच करते हैं, बिलो द बेल्ट जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होती जिसमें अवाम के हवाले से कोई ऐलान किया जाए। आपने इस पीटीआई हुकूमत के वुज़रा की हालत देखी कौमी असम्बली में, आपने देखा कि कुर्सियों पे खड़े होकर वफाकी वजीर किताबें फेंक रहे थे, बजट की किताबें, और जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्हें बंदर कह दिया तो उन्होंने उसको हज़फ कर दिया कार्रवाई से कि जी ये गैर पार्लिमानी। अगर आप बंदरों की तरह कुर्सियों पे खड़े होकर बजट की किताबें फेंकेंगे तो आपको बंदर ही कहा जाएगा। अगर आप मुअज़्ज़ब पार्लियामेंटेरियन, जिसे हम ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, उनकी तरह हुकूमती बेंचेस में बैठकर लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर सुनते तो फिर आपको ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन कहा जाता। लेकिन आप जिस तरीके का जो नमूना दिखाएंगे आपको उन्हीं अलकाब और उसी लक़ब से पुकारा जाएगा, उस पर आप नाराज़गी का इजहार कर देते हैं। अफसोस ये कि वो वफाकी वुज़रा जो दुनिया के ममालिक के साथ बैठकर कभी MOUs कभी डायलॉग में शरीक होते हैं, वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पर इस किस्म की हरकत करते हुए नजर आए। उसमें आप काबीना का जो भी मिनिस्टर उठाएं, तकरीबन सारे अहम मिनिस्टर्स उसमें मौजूद थे, खा वो डिफेंस मिनिस्टर हों, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हों, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हों, ये वो तमाम मिनिस्टर्स थे। देखें, ये मिनिस्टर्स हैं, जब ये नेशनल असेंबली में बैठते हैं तो इनको आईन पर लिया हुआ हलफ याद होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, इन्होंने पूरी कौम को शर्मिंदा किया, इन्होंने पाकिस्तान की नई नस्ल को शर्मिंदा किया, इन्होंने उन स्टाफ मेंबर्स को शर्मिंदा किया कौमी असेंबली के जिन पर के हाथापाई हुई, जो कि उस हाथापाई में जख्मी हुए। तो लिहाजा ऐसी हुकूमत से हम किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी बजट तकरीर के दौरान ये मुतालबा किया कि अफगानिस्तान के इशू के ऊपर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, अफगानिस्तान में जो कुछ होगा उसके असरात पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों पर मुरतब होंगे, लिहाजा अफगानिस्तान पर फॉरेन ऑफिस के एक कमरे में बैठकर फैसले ना किए जाएं, बल्कि पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों की पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को लाया जाए, इस पर बहस की जाए, इस पर ब्रीफिंग दी जाए और हमें बताया जाए। हमने वेलकम किया जब स्पीकर कौमी असेंबली ने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस मुतालबे पर गौर किया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की और उसमें लोग शरीक हुए, इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। उस इन कैमरा ब्रीफिंग में जो मालूमात मुझे हासिल हैं, अगर कोई समझदार आवाज़ थी या समझदार सजेशंस दी गई तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से दी गई। उन्होंने इशू पर बात की, उन्होंने इस खित्ते को लाहक खतरात पर बात की, उन्होंने याद दिलाया उस मीटिंग के अंदर, जिस पर उन्होंने ट्वीट भी किया कि 2002 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक
ड्राफ्ट रेजोल्यूशन थी जो पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास की। उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तो वो तो 4 सफ़ात पर है, लेकिन उसकी जो एक शिक है वो कहती है बड़ा क्लियरली, Pakistan's territory will not be provided for the establishment of any foreign bases। ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि जो हालिया एक बयान कोट किया जाता है इमरान अहमद न्याजी साहब का कि जी उन्होंने कहा है कि हम बेस नहीं देंगे, तो भाई 2012 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पार्लियामेंट से पास कराती है तो उसमें ये दर्ज है, इस वक्त पाकिस्तान कोई फैसला बेसिस के हवाले से किसी ऑफिस में बैठकर नहीं कर सकता। कोई भी फैसला इस नौयत का होगा तो पार्लियामेंट लाया जाएगा, क्योंकि ये करारदाद पार्लियामेंट में लाई गई थी और पास हुई थी। ये आपको याद होगा कि सलाला वाक़े के बाद हुआ था, जब नेटो सप्लाई को 8 माह तकरीबन बंद कर दिया गया था। पहली मर्तबा 10 साल के बाद रिटन एग्रीमेंट नेटो का हुआ था, पहली मर्तबा। वो जो जनरल मुशर्रफ एक था, वो बगैर एग्रीमेंट के नेटो को उसने पाकिस्तान के रास्ते दिए सौंपे हुए थे, बगैर एग्रीमेंट के उसने सारा कुछ दिया हुआ था बाहर ममालिक को। पहली मर्तबा ये हुआ। और इमरान अहमद न्याजी जिन अदवार को याद करके रो रहे थे कौमी असम्बली में, उस दौर में तो वो खुद एग्रीमेंट में शामिल थे जनरल मुशर्रफ के साथ। उन्होंने खुद मुहर लगाई थी कि आप ये सारा कुछ दे दो बाहर मुल्क ममालिक की हुकूमतों को और अमेरिका के साथ कर लो ये डील, जिसके बाद ही जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानी बेचने शुरू किए थे। तो इमरान अहमद न्याजी तो मुलव्विस है इस क्राइम के अंदर। वो किस चीज का रोना रो रहे थे कौमी असम्बली में? उनको तो डेट्स भी याद नहीं रहती, जिसके लिए हम तो कहते हैं कि उनको सबक पढ़ना भी चाहिए और सबक सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। अब ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि जिस वक्त लोग पढ़ रहे थे, जिस वक्त लोग दिलचस्पी लेते थे सियासी मामलात पर, उस वक्त इमरान अहमद न्याजी तो कुछ और कर रहे थे। और आज वो कहते हैं कि वेस्ट को सबसे ज्यादा मैं जानता हूं और कोई वेस्ट को जानता नहीं है। और अगर आप वेस्ट को इतना ही अच्छा जानते हैं तो क्या वजह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी या आपकी फॉरेन पॉलिसी पर तैनात जो वजीर खारजा है वो फेल हो चुके हैं आपके अमेरिका के साथ कॉन्टैक्ट्स को बेहतर बनाने में? क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका का रोल है उसको लेकर बहुत तशवीश है हमारे अंदर, लेकिन आपको अमेरिका एक कॉल नहीं करता। आप मोदी को मिस्ड कॉल करते हैं, शायद आप बाइडेन को भी मिस्ड कॉल्स दे रहे हो, लेकिन इन मिस्ड कॉल से मामलात हल नहीं होते। मामलात हल होते हैं तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर फोकस करने की वजह से होते हैं। अंदरूनी इश्यूज का हाल ये है कि आप रोज ऑपोजिशन के किसी एक रुकन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर आप नैब को इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, और फिर आप कह देते हैं कि हम तो मिलकर काम करना चाहते हैं। भाई किसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? खुर्शीद अहमद शाह साहब को अगस्त में 2 बरस हो जाएंगे, वो जेल में हैं, कैद हैं, और इन 2 बरसों में उन पर एक चार्ज जो है वो साबित नहीं हुआ है, कुछ साबित नहीं हुआ है। इल्जाम की बुनियाद पर वो शख्स अंदर है। इसके साथ साथ आप देखें जरदारी साहब जिस हालत में मेडिकली वो हैं, 11 बरस की जेल उस शख्स ने काटी, अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने कारकुनान से दूर। वो 11 बरस उनके कोई नहीं लौटा सकता। उन पर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ, इल्जामात की बुनियाद पर 11 बरस की जेल उस शख्स ने काटी। इस दौर में भी उनको 2-2.5 साल का अरसा उनको बंद किया गया। बीमारियां उन्हें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर्स का पैनल उनका है जो उन्हें तजवीज़ करता है। बाहर वो जाना खुद नहीं चाहते, गो के अगर वो मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहें या जाने की ज़रूरत हो तो उन्हें जाना चाहिए, लेकिन वो एक बहादुर इंसान है जो अपने मुल्क में रहकर ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। उनके साथ कोई रियायत नहीं होती। अदालतें उन्हें बुलाती हैं, वो हाजिर होते हैं, और जिस हालत में वो जाते हैं वो आपके सामने है। बजट के सेशन में भी वो मौजूद थे। गैर मौजूद कौन रहा बजट के सेशन में? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किसी डिबेट को आके नहीं सुना उन्होंने, वो सिर्फ आखिरी दिन आ गए IMF का दिया हुआ बजट उसके ऊपर वोट करने के लिए।
वो तो उनमें इतनी तौफीक नहीं थी कि जो अफगानिस्तान के इशू पर अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी जिसको पार्लियामेंट के अंदर रखा गया था उसमें आते। वहां पर भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि क्या वजह है कि वजीर आजम यहां मौजूद नहीं है, और उनके ट्वीट में भी उन्होंने ये कहा है कि शायद उनका ईगो जो है वो कौमी सलामती से बड़ा है, लिहाजा वो नहीं आए। फिर जब वो पायलट का एक इशू हुआ था, आपको याद होगा कि तब भी एक ब्रीफिंग रखी गई थी पार्लियामेंट में, उसमें भी इमरान न्याजी साहब नहीं आए। कश्मीर की एक अहम मीटिंग में इमरान न्याजी साहब नहीं आए। और कश्मीर की मैं बात करूं तो इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें वफाकी हुकूमत ढिठाई के साथ तमाम जो इलेक्शन के रूल्स हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, उनको वायलेट कर रही है। जो कश्मीर उमूर का फेडरल मिनिस्टर है वहां खुल्लम खुल्ला लोगों को रिश्वत ऑफर कर रहा है, वहां खुल्लम खुल्ला वो ऐलान कर रहा है। वो कहता है कि मैंने गिलगित में भी ये कहा था कि मैं 1 वोट पर 1 करोड़ दूंगा, और यहां पर भी मैं ये कहता हूं। इस तरह के बयानात वीडियोस चल रही हैं। मैं आप लोगों के तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन से यह पूछना चाहती हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता कि वफाकी वजीर कश्मीर उमूर आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन में लोगों पर असरअंदाज हो रहा है, वोटर्स को रिश्वत दे रहा है, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। मेरे यहां भी सांगड़ में इलेक्शन था, बाय इलेक्शन था, हम पर तो मुमानियत थी कि एमएनएज नहीं आए, और हमने अबाइड किया इलेक्शन कमीशन के उस तमाम जो उनकी एडवाइस थी उसके ऊपर, हम चले उसके ऊपर, नहीं गए कैंपेन में। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों डिस्क्रिमिनेट करता है, क्यों नहीं पीटीआई गवर्नमेंट के मिनिस्टर को रोकता। और आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर जनाब चौधरी लतीफ अकबर साहब, जो कि कैंडिडेट भी हैं मुजफ्फराबाद से, उन पर हमला हुआ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है, ये मैं आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं। अदालतें क्यों नहीं एक्शन लेती। वैसे तो हर सुओ मोटो याद आता है, इस पर सुओ मोटो क्यों नहीं आ रहा। ये तमाम जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से एक वफाकी वजीर को छूट दी गई है, फिर जो दूसरे वफाकी वजीर है जो रेलवे के वफाकी वजीर भी रहे, वो लोगों को टेलीफोन्स कर रहे हैं, उनकी टेलीफोन कॉल्स भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि पीटीआई को वोट दो, वो पिंडी की सीट पर वर्क कर रहे हैं। कि ये बातें जब हमें पता है, इदारों को नहीं पता चल सकती। इदारों को तो ये काम है कि इलेक्शन की पूरी मुहिम पर नजर रखें। शाजिया मरी सांगड़ के अंदर बाय इलेक्शन में काम नहीं कर सकती क्योंकि वो मेंबर कौमी असेंबली है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि वो मेंबर कौमी असेंबली और चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हैं। लेकिन पीटीआई के मिनिस्टर्स खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर सकते हैं इलेक्शन रूल्स की, उन पर कोई रोकथाम नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। क्यों? ये 2 पाकिस्तान क्यों हैं? ये एक आंख क्यों नहीं दिखाता इदारा? एक आंख से क्यों नहीं देखता इदारा इन हरकत को? लिहाजा हम इस वक्त जो पीटीआई कर रही है आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, उसकी मजम्मत करते हैं। आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को ये डिमांड रखते हैं, उनके आगे ये मुतालबा रखते हैं कि आप प्लीज इनको देखें, इनकी हरकत को देखें, नोटिस लें। इस तरह के काम करके आप फ्रॉड कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, हकीकी इलेक्शन नहीं जीत सकते। हकीकी इलेक्शन होना है पाकिस्तान के अंदर, जो हमारा मुतालबा है, हमारी स्ट्रगल है। 1977 से लेकर आज तक हमारी वो जिद्दोजहद जारी है। आज भी हमारा यही स्ट्रगल है कि इस मुल्क के अंदर हकीकी इलेक्शन हो, रिश्वत दे के वोट ना लिया जाए, धौंस से वोट ना लिया जाए, जबरदस्ती से वोट ना लिया जाए। वोट हो तो जमीर का हो, अपना हो, अपनी राय हो, अपनी उसमें सोच शामिल हो, किसी की मुसल्लत
किसी के मुसल्लत हुक्म पर वोट ना दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर तनकीद की जा रही थी। मैं देख रही थी कुछ बाजारू किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही थी। मैं बाजारू ज़बान का जवाब बाजारू ज़बान में तो दे नहीं सकती, मेरी वो तरबियत नहीं है, ना सियासी है ना मेरी फैमिली की तरफ से ये तरबियत है। लेकिन वो लोग जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्ज़ाम पर या वजह से, वो लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर तनकीद करते हैं। वो लोग जब निकाले जाते हैं तो कोई आप जैसे सहाफ़ी उनसे पूछता है कि आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर सस्पेंड किया गया, तो वो सहाफ़ी से मुड़कर कहते हैं कि क्यों भाई, तुमने क्या मुझसे कोई रिश्ता जोड़ना है जो मुझसे ये बात पूछ रहे हो। ये है उन लोगों का इखलाक, ये है उन लोगों का ज़र्फ जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर तनकीद करते हैं और बाजारू ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं कि इनके बयानात आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका की दुहाई तो ये दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका में बैठकर इन्होंने पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां नंबर बढ़ाने थे। चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं या जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने अमेरिकियों को खुश करने के लिए क्या नहीं कहा। एक डायलॉग तो यहां है मेरे पास, वो मौसूफ फरमाते हैं, इज चाइनीज इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान? बीइंग अ बिजनेस प्रोफेसर आई वुड से नो, नॉट एट ऑल। ये वो मौसूफ हैं जो अमेरिका को खुश करने के लिए चाइना के खिलाफ अमेरिका में बैठकर बयानात देते रहे, लेक्चर देते रहे। वो हमें ये लेक्चर अब ना दे या ये जो है बातें ना करे, लफ्ज़ तो मैं बहुत इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा तरबियत इजाज़त नहीं देती कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका क्यों जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका या किसी भी दुनिया के मुल्क क्यों ना जाएं, वो तुमसे पूछ कर जाएंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं। एक पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि दुनिया के साथ हम अपने ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते, हम आइसोलेशन में नहीं जा सकते, हम मोदी को मिस्ड कॉल्स नहीं देंगे, क्योंकि मोदी के हाथ पर मुसलमानों का खून है। हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे रवाबित चाहते हैं, लेकिन मोदी को हम कभी पाकिस्तान का हमदर्द नहीं समझ सकते। वो मोदी जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया और आज भी उस पर यह इल्जाम है, वो मोदी जिसने कश्मीर के साथ जो किया वो हम सब के सामने है। उस मोदी को मिस्ड कॉल्स नहीं मारेंगे हम। हाँ, हिंदुस्तान में अगर कभी कोई ऐसी क़यादत आई जिसके साथ बात की जा सके तो करेंगे उनसे बात, लेकिन इस शख्स से बात नहीं हो सकती। ना इसे हमने कभी दावत दी है, ना हमने कभी इसको अपने घर में खाना खिलाया है, और ना हमने इसको इसके इलेक्शन में कहा है गुड लक, तुम अगर जीतोगे ये इलेक्शन तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और कैसा मसला हल हुआ, इमरान न्याजी ने जो उनको गुड लक कहा, उसके बाद 5 अगस्त आया। ये था मोदी, उसने अपने मंशूर के मुताबिक कश्मीर के स्टेटस के साथ जो मजाक किया है वो सबके सामने है। तो भूल नहीं सकते हम कि कश्मीर का सौदा इमरान न्याजी ने किस तरह किया, और वो आज आज़ाद कश्मीर में बात करता है। क्या वो आज़ाद कश्मीर में मौजूद कश्मीरियों की फीलिंग्स को नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता कि आज़ाद कश्मीर में मौजूद जो ख़ानदान हैं उनके दिल धड़कते हैं मकबूजा कश्मीर में मौजूद ख़ानदानों के लिए? वो मजाक समझता है इस बात को। कश्मीर का सौदा इमरान न्याजी कर चुका, हमने पहले भी कहा था वो कर चुका। वो जब अमेरिका के दौरे पे था वहीं उसने कोई डील की, वो वापस आया और 5 अगस्त हुआ। उसके बाद जो ड्रामेबाजी करना चाहे वो करे। आधे घंटे के लिए कौम को बाहर खड़ा कर दूंगा जुम्मे के रोज। क्यों? तुमने क्यों पाकिस्तान का मुकदमा कश्मीर के हवाले से नहीं लड़ा? और जिस मोदी के लिए तुम ये कहते हो कि वो आरएसएस का है, हिंदुत्व का है, उसको तुमने गुड लक क्यों कहा इलेक्शन से कबल? हमें आज तक पीटीआई इसका जवाब नहीं देती, आज तक हमें नहीं बताती क्यों कहा। तो इस तरह के लोग बिलावल भुट्टो साहब के लिए कुछ भी कहेंगे
ये तो आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। उन्हीं के मुंह गंदे होंगे और उन्हीं की जो जहनियत है वो एक्सपोज होगी। बिलावल साहब अगर अमेरिका जा रहे हैं तो उनका प्रोग्राम पुराना है, स्केड्यूल्ड मीटिंग्स है, जिस तरह के आप जानते हैं कि होता है। बाहर मुल्क ऐसे नहीं चला जाता इंसान और वहाँ जाके नहीं बैठकर लोगों को कॉलें करता। तो वो अपने एक प्लान के हिसाब से चंद रोज के लिए जा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इसी लिए आज वो कश्मीर में हैं, वो वहाँ अपने लोगों के साथ हैं, वो वहाँ देख रहे हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं इलेक्शन में और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। कल आपको पता है कि उनका जो जहाज जिसमें वो जा रहे थे उसकी विंडस्क्रीन क्रैक हो गई, वो फिर भी पीछे नहीं हटे, वो फिर भी गाड़ी के जरिए पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे और आज वो अपना काम कर रहे हैं। वो किसी चीज से भागने वाले नहीं हैं। और जो आप सीवी की बात करते हैं कि वो सीवी लेके किसी मुल्क जा रहे हैं, तो आप तो अपनी खुद बेइज्जती करते हैं। तो यानी कि जो सीवी लेके पहुंचता है वो हुकूमत में आता है, आप तो ये खुद कह रहे हैं। आप तो इस बात का इतराफ खुद कर रहे हैं कि अमेरिका आपको हुकूमत में लाता है। हम तो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम आपको हुकूमत में लाती है, मगर आपके ऊपर तो हमें पहले ही यकीन था कि आप सिलेक्टेड हैं। आप अपने इन बयानात से बताते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, आप खुद बताते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं। आप अपनी कौम की तौहीन और तजलील करते हैं इन बयानात को देकर। लिहाजा मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जज्बे को याद करती हूँ। 1988 में जब वो कैंपेन कर रही थी तो वो उस वक्त एक्सपेक्टिंग मदर थी, 15-15 घंटे की कैंपेन करती थी उस हालत में, और इलेक्शन के बाद फिर उनकी गोद भरी। लेकिन ऐसी खातून का बेटा वो सिर्फ अवाम के बलबूते पर, अवाम के वोट से हुकूमत में आएगा और अवाम की सपोर्ट उसके साथ होगी। हमें सिवाय पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट के और किसी सपोर्ट पे डिपेंड नहीं करना। और अगर जो आज सिलेक्टेड हैं उनको हम बार बार ये कहते हैं, अब तुम सिलेक्ट होकर आ गए हो, वो हो गया है मरहला, खुदारा पाकिस्तान के हालात पर गौर करो। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं जिस कदर तशवीशनाक है, इससे पहले शायद ही हुए होंगे। आज जमहूरियत के नाम पर जो मजाक किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, वो बहुत घिनौना मजाक है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, बिजली की कीमतें, बिजली होती नहीं है लोगों के पास। 14-15 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान के हर इलाके में हो रही है। पहले तो हम सिंध की बात करते थे, आज तो लाहौर से फोन आ रहे हैं। आज तो क्वेटा देख लो, ये तो बड़े शहर है सूबों के अंदर जहां बिजली नहीं है। कराची की हालत देख लें, लाहौर की हालत देख लें, इस्लामाबाद में बिजली नहीं है। लोड शेडिंग हो रही है इस कदर, और उस पर ये बिजली की निर्खों में इजाफा कर रहे हैं। अभी नेपरा ने एक बिल जबरदस्ती पास करवाया, हुकूमत ने नेपरा का बिल, जिसमें एडिशनल सरचार्ज का जिक्र है, जिसकी हमने संगीन मुखालफत की, लेकिन मेजॉरिटी की बलबूते पे उन्होंने उजलत में पास किया वो बिल। और अब अल्लाह करे रुक जाए वो बिल, क्योंकि वो IMF की डिक्टेशन है और मजीद इसमें इजाफा होगा हमारे ऊपर जो बोझ है। गैस, सिंध सूबा गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन गैस हमारे पास नहीं है। आर्टिकल 158 की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। इंडस्ट्रीज को गैस नहीं दी जा रही, फर्टिलाइजर को गैस नहीं दी जा रही। ये हमारा हक है, हमसे छीना जा रहा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम आप लोगों के साथ और आप लोगों के तवस्सुत से ये तमाम चीजें इसलिए हाईलाइट करते हैं कि कोई इदारा देख ले कि किस तरीके से आइन वायलेट हो रहा है, किस तरीके से लोगों को उनके जायज हुकूक से महरूम किया जा रहा है। कोई इदारा खुदारा ये भी देख ले और ले ले नोटिस, पूछ ले इस हुकूमत से कि क्यों पाकिस्तानियों के बिजली जो आती नहीं है उसके बिलों में इजाफा कर रहे हो, क्यों गैस की लोड शेडिंग कर रहे हो, बिलखुसूस उन इलाकों में जहां से गैस निकलती है, क्यों तेल की कीमतों में इस तरह इजाफा कर रहे हो। जो तुम लोगों ने पेट्रोलियम लेवी दिखाया है वो इसी तरह जमा करोगे। यही हमने कहा था कि पेट्रोलियम लेवी जो 610 अरब का इन्होंने दिखाया है वो इसी तरीके से निकालेंगे, लोगों का खून चूस कर, लोगों को निचोड़ कर निकालेंगे। और यही ये हुकूमत कर रही है। ये बेहिस
नालायक और नाअहल हुकूमत है। मैंने आप साथियों से पहले भी कहा, मैं आज भी कहती हूं कि अगर पाकिस्तान की बका और सालमियत हमें प्यारी है तो हमें इस इमरान अहमद न्याजी और उसके टोले से निजात हासिल करनी होगी। आप दो लफ्ज़ बोलना चाह रहे थे, मेरे साथ हैं, आप जो बोलना चाहें, फिर उसके बाद सवालात की तरफ चलते हैं। निहायती बदकिस्मती है कि हमें एक ऐसे शख्स को बर्दाश्त करना पड़ता है, पाकिस्तान के नौजवानों को बर्दाश्त करना पड़ता है जिसका सियासत से तो कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन शायद घरेलू तरबियत भी कुछ ऐसी नहीं हुई कि जिसका वो मुजाहरा कर सके। वो शख्स शहबाज गिल कभी इस्लामाबाद में कभी कराची आकर जो ज़बान हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के खिलाफ इस्तेमाल करता है, हम वो ज़बान समझते हैं, हम उस ज़बान का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे कायद की, हमारे चेयरमैन साहब की तरबियत है, हमारे चेयरमैन साहब की तरबियत है कि सियासी असूलों और तंजीमी रिवायत का तकाजा है कि आप ऐसी ज़बान ना इस्तेमाल करें, वरना आप जैसा गलाजत और घटियापन से भरपूर इंसान का मुकाबला चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से नहीं है। जैसा कि अदी ने कहा, आप आसमान की तरफ थूकेंगे तो वो आप ही के मुंह पे आएगा, और आपका मुंह अब उन थूकों से भर चुका है। आप दोबारा ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें, हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सिपाही बेहतर तरीके से, हम अपनी चेयरमैन साहब के एक इशारे पे हाजिर हैं आपको जवाब देने के लिए। मैं आपको दावत देता हूं, आप दोबारा आके ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें कराची में, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, एक वफाकी वज़ीर इलेक्शन में जा भी सकता है और अगर आप कर भी सकता है, लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन क्विट भी नहीं करते, तो ये किस तरह का खिलाफ है? देखिए, हुक्मरान जमात को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दौरे अमेरिका से क्या देखिए, हुक्मरान जमात पीटीआई वैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो असेंबली में कारकर्दगी है, जहां वो आते हैं मुतवातर, रेगुलर उनकी अटेंडेंस है। बजट सेशन में आप उठा के देख लें, किसी भी सेशन में देख लें, जिस तरीके से वो इस हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं और जिस जहानत से और जिस तैयारी से वो इस हुकूमत को रोज़ एक्सपोज कर रहे हैं, वो चीज़ इस नाअहल हुकूमत को खटकती है। और फिर ये बकवास करते हैं पर्ची की और इसकी और उसकी। अरे भाई, ये वो पर्ची है जो शहादत नसीब करती है। अगर आपको ये सुनना है, इस जमात की सरबराही कोई आसान काम नहीं है। आपको तो बुखार हो जाए तो आपको नानी याद आ जाती है, यहाँ तो लाशें उठाने वाली ये जमात है, लाश उठाती है और फिर जी भुट्टो का नारा लगाती है। तो आप हमारी सब्र का और हमारी जज्बे का इम्तिहान ना लें। हम शहादतों के आदी हैं, और आज अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये ताज पहना है तो ये कांटों का ताज है, ये कांटों का ताज है जिस पर बहुत खतरात उनके सामने हैं और हमें उनकी फिक्र रहती है। दूसरी बात, आपने कहा ये एक नहीं दो पाकिस्तान है, और हमारा यही रोना है कि इस इलेक्शन में भी जो कश्मीर में हो रहा है, इसमें भी एक नहीं दो पाकिस्तान हमें नजर आए। जिस तरह बात की मुदाखलत, तो आप समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कैसे होंगे शफाफ इलेक्शन? अगर वफाकी वजीर और वो भी कश्मीर उमूर का वहां जाकर खुल्लम खुल्ला रिश्वत की ऑफर करता है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये शख्स यही कर चुका है, और वहां की बातें यहां दोहरा रहा है कि एक वोट पर 1 करोड़ मिलेगा, तो कैसे ये इलेक्शन साफ होगा? ये इलेक्शन फ्रॉड होगा, ये धांधली पर मबनी होगा। और जिस तरीके से गिलगित में इन्होंने फॉर्म 45 तब्दील किए, यहां पर भी ये खतरा है कि ये फॉर्म 45 तब्दील करेंगे। जी, ये बता दें, 3 साल सांगड़ भी हो, उमरकोट भी हो, दोनों। 3 साल इस हुकूमत को आप लोगों ने बर्दाश्त किया। अगर जायजा लिया जाए आपकी बातों का और कल की शहबाज शरीफ और फजल रहमान की तकारीर का, तो तकरीबन सेम बातें ही हैं, सेम इल्जाम हैं जो इस हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि एक नहीं हो पाए आप लोग? इस वक्त ये तासुर दिया जा रहा है कि इस हुकूमत को लाइफ लाइन पीपुल्स पार्टी ने दी है। अगर पीपुल्स पार्टी पीडीएम की दीगर जमातों का साथ देती, पीडीएम का हिस्सा रहती, तो शायद ये हुकूमत खत्म हो जाती। देखिए, इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई भी जमात लगा सकती है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप अपने एक्शन से साबित करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, और हमने अपने एक्शन से कौमी असेंबली के हालिया बजट की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56 अरकान हैं, जिसमें से 54 अरकान बजट वोटिंग के दौरान मौजूद थे।
बशमूल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि अलील हैं और जिस तरीके से वो आए वो आपके सामने था। अलावा उसके लोगों के घरों में फैमिली मेंबर्स का इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी आए। जो 2 अरकान नहीं आ पाए उनको पॉजिटिव था कोविड, वो कोविड पॉजिटिव थे, लिहाजा उनको लाना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन 56 में से 54 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पहले ही ये पेशकश कर दी थी कि जी हमारे सारे अरकान जो है आपके हवाले हैं, आप इस बजट को नाकाम करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी थी उनके 14 लोग गायब थे। तो भाई ये स्ट्रैटेजी तो उन्होंने बनानी थी क्योंकि उनके वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के घर में एक वफात हुई थी तो उनकी गैर हाजिरी पर हमें कोई वो नहीं है शिकवा, लेकिन दीगर 13 अरकान कहाँ थे और उन पर क्या एक्शन लिया गया तो फिर हमें ये भी बताया जाए। और अगर कोई जमात ये कहती है कि पीपल्स पार्टी की गलती थी तो भाई मैं तो उनसे पूछती हूँ, रेजिग्नेशन तो हमने नहीं दिया क्योंकि हम पार्लियामेंट के जरिए ही अपनी मुहिम चलाना चाहते हैं। जिन्होंने रेजिग्नेशन की बात की वो क्यों नहीं रिजाइन करके गए? भुट्टो साहब की सत्ता को खत्म किया गया तो हर मुल्क में जो हर तरफ फौज, रेंजर्स, पुलिस की कानून वापस करने वाले इदारे थे, लेकिन आज इसी दिन के मौके पर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर तरफ जो है पुलिस का राज है, पुलिस गर्दी है, वो है जहाँ घर का कोयला निकला है, लोगों का खवाब पूरा हुआ है इस्लामपुर, जहाँ पर 2 बिलियन घर का स्टाफ उसको कर्नल शहबाज की सिक्योरिटी कंपनी उन्होंने खत्म किया। अशद करते 5-6 लोग से लोग शराब कर जा गए, पूरा घर पर बुला गए, हर घर में मातम बरपा है, लेकिन सिंध सरकार हुकूमत के ऊपर खामोश है। आज साफों पर एसएसपी के निगरानी पर दशत की गया। मैंने इसकी मुझे इसकी मुकम्मल, क्योंकि 2 तरफ की तफसील होती है, लेकिन जो आपकी बात है और जो मैंने पढ़ा है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। और किसी भी इदारे को यह हक़ हासिल नहीं है कि मुकामी लोगों के साथ ये तरीका इख्तियार किया जाए। मैं सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ। इसमें जो अशखास मुलव्वस हैं उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है और मैं खुद इसके बारे में मालूमात हासिल करूँगी। मैडम, वज़ीर आज़म साहब ने एक ही तकरीर में ये सारे ऐलान किए कि वो बिजली भी नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल भी महंगा नहीं करेंगे और अमेरिका को अड्डे भी नहीं देंगे। 2 पर तो यूटर्न ले लिया, क्या समझते तीसरे पे भी यूटर्न तो नहीं ले लेंगे बाद में? और दूसरा आपने कहा कि किसी भी अहम मीटिंग में वो शामिल नहीं होते, तो क्या उन्हें रोका गया क्योंकि वो जिस भी मीटिंग में आते पहले वो भंड मार देते? हाँ, ये तो है वाकई। ये आपने दुरुस्त कहा कि इमरान नियाज़ी जिस मीटिंग में आते हैं वहाँ पे भंडी मारते हैं क्योंकि उनको सियासत की का इल्म नहीं है। अब तो वो कहते हैं मैं सियासतदान हूँ ही नहीं, तो सियासतदान आप नहीं हैं तो आप इस मुल्क की सबसे अहम पोजीशन जिसका ताल्लुक सियासत से उसके ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं? आपने जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनसे वोट क्यों लिया? वो सारे सियासतदान थे, फिर आपने उन सियासतदानों से वोट लेकर क्यों प्राइम मिनिस्टर बने आप? तो आपने जो कहा है अड्डों के हवाले से, देखिए मैंने आपको पहले इसीलिए 2002 की जो करारदाद थी उसका एक नुक्ता शिक नंबर 10 मैंने आपको पढ़ के सुनाई, वो आप भी पढ़ लीजिएगा, वो अब पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीज़। उसमें लिखा है कि आप अड्डे नहीं देंगे किसी भी फॉरेन कंट्री को। तो इमरान नियाज़ी अपना कोई ऐलान थोड़ी कर रहा, वो तो वो ऐलान कर रहे हैं जो 2012 में जिस पर आपकी पार्लियामेंट कमिट कर चुकी है। इसमें कोई रद्द बदल नहीं, उसने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की है। वो अगर खुदा न खासा ऐसी कोई हरकत करना भी चाहेगा तो उसको वो रेजोल्यूशन रोकेगी, उसको पार्लियामेंट में मौजूद उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ना भी रोकें लेकिन ऑपोजिशन की जमातें रोकेंगी, उसका घेराव करेंगी, क्योंकि 2012 की पोजीशन से पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता और वो पोजीशन ये है कि किसी भी फॉरेन कंट्री को हम अपनी बेस नहीं देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है इसी से रिलेटेड है, उसके बाद सबसे पहले देखिए बहुत तशवीश है हमें सूरत हाल के ऊपर। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे। एक डिक्टेटर के दौर में जब अफगानिस्तान की सूरत हाल पैदा हुई तो आपने देखा वो किस तरीके से मिसमैनेज हुई और किस तरीके से पाकिस्तान के डायनामिक्स बदले और किस तरीके से हमारी 3 जनरेशंस ने वो सारी चीज़ें भुगती। जनरल ज़िया ने तो हमें हेरोइन और क्लैशनकोव का भी तोहफा दे दिया, उसने तो हमारी कौम के बच्चों को एक ऐसी डायरेक्शन में धकेल दिया जिससे कि वापसी बहुत मुश्किल है। हम अब भी उन जख्मों, उन चोटों से जो है वो अभी तक हम मुकम्मल हील नहीं हुए, अभी तक वो जख्म भरे नहीं है हमारे। हम आज भी भुगत रहे ये चीज़ें, आज भी इन लानतों को हम भुगत रहे हैं जो जनरल ज़िया की दी गई हैं
चाहे वो फिर कौम को डिवाइड करना हो, फ़िरका वारियत हो, मज़हब के नाम पे डिवाइड करना हो, मसलक के नाम पे डिवाइड करना हो, ज़बान के नाम पे डिवाइड करना हो, नस्ल के नाम पे या इलाके के नाम पे तकसीम करना हो। ये जनरल ज़िया ने इसका बीज बोया था। आज अगर हम 5 जुलाई 2021 को बैठकर ये बात कर रहे हैं तो आज भी इन चीज़ों के असरात हमें नज़र आ रहे हैं माशरे के अंदर बदकिस्मती के साथ। तो बिल्कुल ये संगीन मामला है और यही वजह है कि ये मीटिंग हुई। अफसोस कि इमरान नियाज़ी उसमें नहीं आए, हमेशा की तरह अहम इशूज़ पर भाग गए। अब भागने वाले को क्या कहते हैं ये लफ्ज़ तो आपको भी पता है, लेकिन वो भाग गए इस मीटिंग से। और अब हमें नहीं पता कि आगे वो कितना इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन हम लेंगे क्योंकि ये कहा गया है कि एक और मीटिंग होगी और ये एक शुरुआत थी इस दौर में। अगर अच्छा होगा कि एक और मीटिंग हो और मुतवातर हो और हमें बताया जाए ताकि हम आपके साथ फिर तमाम हक़ाइक़ शेयर भी कर सकें। बादल ने कहा है कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, बिलावल ने वज़ीर-ए-आला सिंध का जासूस इस्तेमाल किया और क्यों कर रहे हैं, और वज़ीर-ए-आला सिंध को तो मार्शी के तौर पर कनेक्ट करने के साथ नहीं ले जाते। मैं तो कहती हूँ कोर्ट जाएं और अगर इतना शरीफ आदमी है तो जो कब्जे कर रहा है उसका भी हिसाब दे, जो जिस क्राइम में वो मुलव्वस है और जिस छतरी के तले वो छुप रहा है उसका भी बयान करें। क्योंकि देखिए ईमानदारी का तो यही तकाजा है ना, अगर आप इतने ईमानदार हैं। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध गवर्नमेंट के जहाज़ में सफ़र किया तो उसमें 2 मिनिस्टर्स भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल साहब तो लिफ्ट लेके जा रहे थे 2 मिनिस्टर्स के साथ। तो अगर वो समझते हैं कि इतनी अंधी मची हुई है तो फिर उनसे भी पूछा जाएगा। और हाँ, तो नहीं, इमरान नियाज़ी पे तो भाई सब कुछ वो है ना, वो तो ATM मशीन भी इस्तेमाल करे, वज़राए आला के जहाज़ भी इस्तेमाल करे, वो तो इनको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो वही पट्टी है जिसकी वजह से ना महंगाई नज़र आ रही है, ना लोड शेडिंग नज़र आ रही है, और ना उस्मान बोजदार की जो मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी में कहती हूँ इनकॉम्पिटेंस जो उनको नजर नहीं आ रही है, शायद उनको वो लफ्ज़ नहीं नजर, हल्की मार रही है। देखिए, अगर PDM जो है वो पार्लिमानी रास्ते इख्तियार करने पर तैयार है, अगर वो पार्लियामेंट्री टूल्स जिसके अंदर जो हमने पहले भी पेशकश की थी कि नो कॉन्फिडेंस हो या असेंबली को ना छोड़ा जाए, इस तरह की ऑप्शंस को अवेल करेंगे और सिर्फ 2 जमातें PDM की जो है वो हावी नहीं होंगी दीगर जमातों पर, तो हमें क्या इतराज़ हो सकता है भाई। हमारा मकसद इस वक्त इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन रह गई तो पाकिस्तान को और ख़तरात लाहक होंगे। वैसे ही पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं, ना हम अंदरूनी तौर पर उस तरीके से मजबूत हैं, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो दम है कि जिससे कि कोई लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें। क्योंकि जब मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाता है और कहता है कि मेरे मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आपको कोई इज्जत की नज़र से नहीं देख सकता, और यही वज़ीर आज़म कर रहा है। इसी तरह की खिदमत पाकिस्तान की जा रही है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान ने हफ्ते वाले दिन रैली निकाली थी, उसने ये मुतालबा किया है कि जनूबी सिंध जो है हम सूबा बनाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था खालिद महमूद सिद्दीकी ने कि जब आए थे सादा पाकिस्तान हमने क्या बनाया। मैंने सुना है कि MQM ने कोई रैली निकाली जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। रैली निकालना वो हक है उनका, जमहूरी हक है, रैली निकालें, एहतजाज करें, और बाकी जो उनने ख्याली पुलाव हैं वो तो ख्याली पुलाव रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोई जवाज़ नहीं है, खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई डिवीज़न का, ये तो वहाँ अगर कोई इसका प्री रिक्विजिट होता है, लेकिन यहाँ तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। और इस तरह के खोखले नारे ये लगाते रहे हैं, वो भी लगाता रहा है जो लंदन में अभी बैठा है, जिसका नाम लेना भी जो है वो गुनाह है और क्राइम है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बड़े नारे लगाता था, वो अब मुंह छुपाता फिर रहा है पूरी दुनिया से। तो लिहाजा इनको अभी भी अक्ल के नाखून लेने चाहिए। सिंध जो है वो इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा, सिंध एक रहेगा, और हमारा आज भी ये नारा है, मरसू मरसू सिंध न